हेलो एंड वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट बाय अस्तित्व प्रकाशन। आज हमारे साथ मिस्टर जगजीत सिंह सलूजा जी हैं। ही इज मल्टी टैलेंटेड, ही इज एन आर्किटेक्ट, अ म्यूजिशियन एंड अ सॉन्ग राइटर। एंड टुडे हमारे साथ वो है गुलदस्ता नज़्म के लेखक के रूप में। हेलो एंड वेलकम सर। Hello, Zinia. Thank you for the warm welcome. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी सर, आपका बुक अभी रिलीज हो चुका है। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच टू अस्तित्व प्रकाशन एज वेल, जिन्होंने अभी तक इतनी सपोर्ट और इतने अच्छे से पूरे बुक को लॉन्च किया, पब्लिश किया। और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो उसके लिए उन्होंने जितने भी डाउट्स थे वो बहुत अच्छे से क्लियर किए एंड हम इस स्टेज तक पहुंचे, उसके लिए थैंक्स अस्तित्व का भी। थैंक यू सर। सर हाउ आर यू फीलिंग? अभी कैसा लग रहा है आपको कि आपकी बुक रिलीज हो चुकी है? इट्स फीलिंग अमेजिंग। ओवरऑल लॉन्च इवेंट भी हमने किया है अहमदाबाद में, यहाँ पे हाउस ऑफ मकेबा में संडे को। तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा रिस्पांस था। इट वाज अ फुल हाउस इवेंट। इनफैक्ट अहमदाबाद बुक क्लब के साथ किया, तो इट वाज अ बिगेस्ट इवेंट उनका टिल डेट। एंड लोगों को अच्छी पसंद आ रही है किताबें, उनको रिस्पांस अच्छा मिल रहा है इन एवरी प्लेटफॉर्म, एवरी लेवल। सो आई थिंक इट्स ओवरऑल अ ब्यूटीफुल फीलिंग कि आपकी जो राइटिंग जो क्लोजेट में थी अभी तक पिछले 8 साल से, वो अब दुनिया के सामने आ गई हैं। सो ऑफ कोर्स इट फील्स रियली अमेजिंग ऑन दैट। एंड व्हाट आर द रिव्यूज यू आर गेटिंग फ्रॉम योर फ्रेंड्स, फैमिली? क्या कहना है रीडर्स का आपके लिए? या द रीडर्स आर, आई थिंक द बेस्ट फीलिंग राइटर के लिए होती है जब वो कोई कहे कि उन हमारी राइटिंग से रिलेट कर पा रहे हैं, अपने इमोशंस के पास और गहरे जा पा रहे हैं। तो एक वो जो रिस्पॉन्सेज जो मिल रहे हैं लोगों से कि हमें, मेरे हिसाब से कोई नज़्म ऐसी थी जो मैंने कई सालों पहले लिख दी थी और सडनली वो लोग अब पढ़ रहे हैं तो उन्हें वो चीज़ रिलेटेबल हो रही है। तो शायद मैं उस फीलिंग से बाहर आ चुका हूँ, लेकिन लोग अब उस फीलिंग से करीब आ रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज द ब्यूटी ऑफ राइटिंग एंड दिस द मैजिक ऑफ द यूनिवर्स, कि वो इस तरीके से आप लोगों को छू सकते हैं अपनी राइटिंग्स के थ्रू। ओके सर। सर गुलदस्ता है नज़्म, कितना खूबसूरत टाइटल है ये बुक का। आपको क्या इंस्पायर किया इस टाइटल के लिए? या आई थिंक गुलदस्ता ए नज्म वो सबसे पहले नाम इसके लिए था क्योंकि एक जो उसमें मिलते 101 नज़्में हैं, तो काफी सारे इमोशंस है, काफी सारे जज्बात हैं, अलग अलग तरीके के जज्बात हैं। उसमें प्यार है, मोहब्बत है, जुदाई है, स्ट्रगल्स है, लाइफ के हार्डशिप से काफी कुछ है। तो मुझे लगा ये एक गुलदस्ता है। मैं उसे कलेक्शन नहीं कहना चाह रहा था कि एक पिटारा है नज्म कह लो, या फिर जो संदूक है नज्म की, एक संदूक है पिटारा। इट साउंड्स वेरी बेसिक, यू नो। सो मुझे ऐसा था कि इट्स अ गुलदस्ता, क्योंकि एक एक फूलों कई सारे फूल हैं उसके अंदर। अब एक चीज नहीं है, मैंने सिर्फ एक ही टॉपिक पे काफी चीजें नहीं लिखी हैं। जैसे ऐसा नहीं कि देशभक्ति पे ही है या फिर सिर्फ मोहब्बत पे है, एक ही तरीके की नहीं। तो जैसे गुलदस्ता, तो एक चीज तो थी कि नज्म वर्ड भी आना चाहिए टाइटल में, और गुलदस्ता नज्म वो एक उर्दू टच भी देता है पूरे नाम को। तो इसके लिए इसका नाम एक गुलदस्ता नज्म मैंने चुना था। ओके सर। और सर मैं इसके पीछे की कहानी भी जानना चाहूंगी इस किताब की। जी, कहानी एक ऐसी है कि मेरे नाना जी के एक भाई थे जिन्हें दार जी कहते थे। मतलब वो उनके 3-4 साल पहले वो गुजर चुके हैं, तो वो भी राइटर हुआ करते थे। तो उन्होंने ही मुझे लिटरेचर में इंस्पायर किया था। जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था, उन्होंने ही सबसे पहले मुझे मुंशी प्रेमचंद की किताब दी थी, जो मैंने पढ़ी थी। तो उनके गुजरने के बाद मैं उनके घर पे गया था, आगरा में वो रहते थे। तो वहां पे मैंने देखा कि उनके अलमारी में काफी सारी किताबें वहीं पे ही पड़ी हुई हैं, उनकी लिखी हुई। और पीछे से उनके बेटे हैं और उन्होंने बोला कि हम इसको रद्दी में देने वाले हैं। अच्छा, वो आपने देख ली, 1 हफ्ते में रद्दी में जाने वाली थी। तो मैं 4 घंटे से उस अलमारी के पास बैठा हुआ था, उनकी किताबें पढ़ रहा था। और मुझे तब रियलाइज हुआ कि कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे जाने के बाद मेरी कोई राइटिंग्स को रद्दी में देने की बात करे। तो उस वक्त मुझे हिट कर गया था कि कभी ना कभी, आज या 1 साल 2 साल बाद, कभी भी जैसे भी मैं अपनी राइटिंग्स को दुनिया को तो देके जाऊंगा ही जाऊंगा, वो यहीं पे तो नहीं मर सकती। तो आई थिंक वो मेरे लिए यूरेका का मोमेंट था, एक डिसीजन था कि उस चीज को पब्लिश करना ही है। जी। ओके सर, थैंक यू। सर अगर आप हमारे व्यूअर्स और रीडर्स को जो बुक है गुलदस्ता है नज़्म, इसे आसान शब्दों में कहना चाहेंगे तो आप कैसे कहेंगे? आसान शब्दों में यूं है कि नज़्में बेसिकली जो है वो पोएटिक होती हैं, उसमें ज्यादा रिदम पे फोकस किया जाता है और राइमिंग पे फोकस नहीं किया जाता। अब एक रिदम को पकड़ के चलते हैं। सो आसान से शब्दों में ये है कि जो लैंग्वेज है वो भी बहुत आसान है, और ये कोशिश है कि आप अपने जज्बातों के ज्यादा करीब आएंगे। और 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है: नशाए मोहब्बत, गमे जिंदगी और गर्दिश फुरकत। सो आप
कोई भी इमोशन को उस वक्त महसूस कर रहे हैं तो उस सेक्शन के उस नज्म में जाके उसे पढ़ सकते हैं। तो आई थिंक इस तरीके से आप ज्यादा रिलेट कर पाएंगे और ज्यादा आसानी से इस किताब को आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। ओके सर, थैंक यू। जैसे कि आप म्यूजिशियन भी है और आप किताब भी लिखते, पोएट्री लिखते हैं, तो पोएट्री और सॉन्ग राइटिंग में दोनों में डिफरेंस अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहेंगे तो वो क्या होगा? हाँ, आई थिंक सॉन्ग राइटिंग में एक कोई भी म्यूजिकल एक टेम्पो पे चलता है, 1 2 3 4 1 2 3 4। पोइट्री इज नॉट लाइक दैट। पोइट्री कैन बी फ्री फ्लोइंग, बट गाना जो वो एक बहर, जो कहते हैं उर्दू में वर्ड है बहर या मीटर, उसका मीटर में चलना बहुत ज्यादा जरूरी है और राइमिंग प्रॉपर होनी चाहिए, कौन सी अगली लाइन आ रही है उसके हिसाब से। तो गजल और नज्म जो दो फॉर्म है, गजल में एक मीटर होता है पर नज्म में कोई मीटर नहीं होता, वो पोएटिक अपने हिसाब से फ्री फ्लो होती है। तो सॉन्ग राइटिंग जब हम करते हैं तो हम बहुत मेक श्योर करते हैं कि आपकी जो मीटर के हिसाब से चल रहा है, ऐसा तो नहीं कि कहीं आपकी सांस छूट चुकी है या फिर आप रिदम से बाहर जा चुके हैं। एक वर्ड भी ऐसा कहूंगे कि तो या उस इन, और एक का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है जब आप सॉन्ग राइटिंग करते हैं, तो मतलब वो भी एक्स्ट्रा नहीं डाल सकते आप वहां पे, क्योंकि उसका भी सुर में लाना उसको बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो नज्मों में इस चीज को इतनी अहमियत नहीं दी जाती। वो आप फ्री फ्लो, मतलब एक फ्रीडम है आपके पास ज्यादा। सो ये एक बेसिक राइटिंग वो थोड़ा स्ट्रिक्ट है, सॉन्ग राइटिंग इज मोर स्ट्रिक्ट एंड नज्म थोड़ा सा लीनियंट है। सो आई थिंक ये एक बेसिक डिफरेंस है दोनों में, नज्म और सॉन्ग राइटिंग में। तो सर, हाउ डिड यू कम इनटू पोएट्री? मतलब पोएट्री लिखना हर दूसरे की बात नहीं होती। सॉरी, मेरी तो बात ही नहीं है बिल्कुल। सो अगर मैं लिखना चाहूँ तो हाउ कैन आई स्टार्ट राइटिंग? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है अगर आपको लिखना है तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, और अगर आपको बहुत अच्छा लिखना है तो आपको बहुत ज्यादा पढ़ना बहुत जरूरी है। सो मुझे लगता है आप महसूसियत एक चीज है, एक होता है कि सेंसिटिव होना अपने आसपास के अकॉर्डिंग, आपकी फीलिंग्स के प्रति आपका जज्बातों के रहना, एक होता है आपका सेंसिटिव होना। पर सेंसिटिव तो हो गए, पर उसको पेपर पे उतारना कैसे, उसको शब्दों में उतारना कैसे है। तो उसके लिए एक बेहद ज्यादा जरूरी है कि आपको पढ़ना है, क्योंकि जब हम किसी और को पढ़ेंगे तब आपको महसूस होगा कि आप जो है इस तरीके से लिख भी सकती, मतलब आप अपने जज्बातों को इस तरीके से आप ढाल सकते हैं, क्योंकि उसने ऐसा किया है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल तक आपको स्टार्ट करना है तो आपको रीडिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। मैं नहीं कहूंगा आप अपना पेन पेपर उठाइए, आज जो महसूस है उसे लिखिए, नहीं। पहले आप पढ़िए, पहले आप ना 1 साल सिर्फ पढ़िए, 6 महीने पढ़िए, एंड देन यू फिर कुछ ना कुछ लिखते शुरू करिए। और दूसरी बात क्या, क्रिटिसाइज मत करिए अपने काम को। ये मैं हर एक व्यूअर से भी कहना चाहूंगा कि अपने आप जैसे भी लिख रहे हैं, किस तरीके से भी लिख रहे हैं, उसे क्रिटिसाइज मत करिए। क्योंकि अगर बीइंग अ राइटर, बीइंग एन आर्टिस्ट, अगर आप ही अपना काम क्रिटिसाइज करेंगे तो दुनिया तो उसके लिए पहले से बैठी हुई है। सो बेहतर है कि आप क्रिटिसाइज ना करें, चाहे आप किसी भी आर्ट में, चाहे वो पेंटिंग, एनी आर्ट दैट यू डू, क्रिटिसाइज ना करें और धीरे धीरे कोशिश करते रहना। आई एम श्योर यू विल बी एबल टू राइट समडे फॉर श्योर। फिर वो कैसा है, आप बेहतर लिख रहे हैं, मैं बेहतर लिख रहा हूँ, उसका तो कोई मापदंड है ही नहीं, कोई पैरामीटर है ही नहीं। सो बेहतर है कि आप बस लिखने पे कोशिश करें। जी। थैंक यू सर। सर, आपने बोला मुझे पढ़ना चाहिए, तो आप मुझे 3 किताबें बता सकते हैं जो आप मुझे रेकमेंड करेंगे पढ़ने के लिए, सो मैं बेटर अपने आप को समझ सकूं और मैं पोएट्री लिख सकूं? आई थिंक पोइट्री, आई थिंक पोइट्री बहुत ही सब्जेक्टिव है, मतलब बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है पोइट्री। इट्स लाइक मोहित चौहान भी गाना गा रहे हैं, राहत फतेह अली खान भी गा रहे हैं, फिर माइकल जैक्सन भी गा रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप उनको पढ़िए तो आप पोइट्री पढ़ लेंगे। पर हाँ, अगर मैं कुछ जो मेरी नज़में जो ज्यादातर इंस्पायर्ड है वो गुलजार साहब से इंस्पायर्ड है। तो गुलजार साहब की कुछ किताबें हैं, रात पश्मीने की हो गया, पुखराज, उनकी एक कलेक्शन ऑफ नज्म है जो काफी एक अच्छी है। जावेद अख्तर साहब भी काफी अच्छी नज्में लिखते हैं। देन विशाल भारद्वाज की देयर इज अ बुक कॉल्ड न्यूड पोएम्स, तो वो भी नज्मों के बेस्ड पे ही है। देन आई थिंक मेरी 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 राइटर्स आप पढ़ सकते हैं, अहमद फराज साहब, ही राइट्स ब्रिलियंट इन हिंदी एंड उर्दू। एंड साहिर लुधियानवी, आई थिंक उनकी नज़में गुलजार से भी ऊपर है, भले वो फेमस नहीं, वो गानों में ज्यादा फेमस है साहिर लुधियानवी साहब, पर उनकी नज़में गुलजार से भी ज्यादा अच्छी हैं। सो आई थिंक आप बुक्स तो उनकी पढ़ सकते हैं, साहिर लुधियानवी के भी कलेक्शन पढ़ सकते हैं, गुलजार के और जावेद अख्तर के। जी। ओके सर, थैंक यू सर। सर, आप एक आर्किटेक्ट है, एक म्यूजिशियन भी है, एक राइटर भी है, तो आप मैनेज कैसे करते हैं तीनों चीजों को साइमल्टेनियसली? या सो वैसे तो मेरी अपनी कंपनी है स्वाभिमान आर्किटेक्ट्स नाम की, हम आर्किटेक्चर इंटीरियर लैंडस्केप डिजाइन में है, अहमदाबाद में बेस फर्म है। तो ये भी कह सकते हैं कि थोड़ी सी फ्रीडम भी मिलती है लिखने की, क्योंकि पहले हम जॉब पे थे तो कुछ भी लिख रहे हो तो मेरा बॉस आके चेक कर सकते हैं कि आप क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं, मतलब आप कंप्यूटर छोड़ के लिखने पे क्यों ध्यान दे रहे हैं।
पर अब वो काइंड ऑफ एक थोड़ी सी फ्रीडम है। आई थिंक फ्रीडम से ज्यादा जरूरी है आप अपने थॉट्स को रिस्पेक्ट करें, क्योंकि एक्चुअली बिजनेस में आप पे प्रेशर ज्यादा होता है, क्लाइंट्स का हर काम आपको ही करना होता है एंड यू आर ऑन मोर प्रेशर। बट आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू रिस्पेक्ट योर थॉट, चाहे वो कहीं पे भी आए, किसी भी मोमेंट पे आए, आप उसको तभी लिखिए, क्योंकि इंटेंसिटी चली जाती है। आप ये रजिस्टर तो कर लेंगे कि हाँ ये महसूसियत हुई थी, इसको रात को जाके अब मैं फ्री होकर लिखूंगा, पर तब तक वो इंटेंसिटी चली गई होगी, आपको ख्याल याद होगा, पर जो इंटेंसिटी जिस आया था वो आप खो बैठेंगे तो आप लिख नहीं पाएंगे, आपको ख्याल जरूर याद होगा। सो आई थिंक इट इज मोस्ट अबाउट रिस्पेक्टिंग योर थॉट। जो जो सीड होता है जिस वक्त वो आता है, उसको रिस्पेक्ट करना, उसको तभी लिखना। मैं हर बार ही नहीं कर पाता हूँ, पर कोशिश होती है कि उसको किया जाए बेसिकली। सो आई थिंक दैट्स हाउ इट इज आई थिंक आपको करना है तो मैनेज करना ही होगा। आपके लिए भी कितनी उस चीज की अहमियत है वो भी रहेगी। आप चाहते हैं कि नहीं यार मैं सिर्फ पैसे ही कमाऊं, क्लाइंट्स का ध्यान रखूं, तो आपको नहीं ध्यान रखेंगे उस चीज के ऊपर। पर आपको पता है मुझे ऐसा है कि आई वॉन्ट टू बी रिमेम्बर्ड, आई वॉन्ट टू बी रिमेम्बर्ड व्हेन आई डाई। इट्स नॉट टू आर्किटेक्ट में वो नहीं मिलने वाला है। सो आई नो आई हैव टू राइटिंग से जो लोगों को छुएगी, सो मुझे उसको अहमियत समझना बहुत जरूरी है। वो प्रायोरिटी और अहमियत इंसान खुद से अपने हिसाब से डिसाइड करता है, उससे कोई वो कह नहीं सकता कि आपके लिए प्रायोरिटीज क्या है। सो आई थिंक इट हैज टू बी मैनेज समहाउ। यस। ओके सर। सर, जैसे कि आपने कहा कि ये बुक लिखने में आपको तकरीबन 10 साल का वक्त लगा है। 10 years, दैट्स अ डिकेड ऑफ टाइम। तो इस बुक से सबसे फेवरेट पार्ट ऑफ योर लाइफ कौन सी होगी, कि अगर आप कहना चाहेंगे तो उसके बारे में कहना चाहेंगे? आई थिंक 10 years इसके लिए, क्योंकि मैंने 2014 में लिखना स्टार्ट किया था, तब मैं तो बड़ा बेवकूफी सा लिखता था, मैं खुद कह रहा हूँ। तब जो लिखा था वो सारा कचरे में ही गया है, मतलब तब वो शुरुआत की थी, पढ़ना शुरुआत की थी मिर्जा गालिब को एंड चीजों को पढ़ना शुरुआत की थी, समझना शुरू किया था कि लिखते कैसे। तब वो सारी फीलिंग्स बड़ी बेवकूफी सी थी। कॉलेज में थे तो वो काफी बचकाना लिखते थे, वो पता लग जाता था। बट इन द लास्ट 4-5 years वो एक कंपाइल होता है। नज़्में ऐसी कोई ईमेल तो है नहीं कि मैं और आप बैठ के 100 ईमेल आज भेज देंगे और हम कंप्लीट कर देंगे। अब वो महसूसियत, अब वो ऐसा कोई इंसिडेंट भी होना चाहिए, इंसिडेंट हुआ तो उसकी इंटेंसिटी में फिर उसका ख्याल भी फिर वो लिखेंगे। तो वो ऐसा नहीं कि आज लिखे तो शायद 1 महीने बाद लिखेंगे, शायद कुछ ऐसे दिन होते हैं कि 3 दिन लगातार लिखा, कुछ ऐसे महीने हैं जो 6 महीने कुछ नहीं लिखा। तो आई थिंक दिस इज नॉट अ टास्क ऑफ एन अकाउंटेंट का कोई टास्क नहीं कि हमें करना ही करना है एवरीडे, तो हम कर लेंगे। और वो डिसीजन भी नहीं आ पा रहा था कि इसको पब्लिश करना है कि नहीं करना है, क्या है। पर आई थिंक मैनी नज़में तो काफी सारी हैं। पहली नज़्म है बसेरा है, फिर मैं फिलहाल माउंटेन से काफी ज्यादा क्लोज हूँ, मैं काफी ज्यादा बीइंग अहमदाबाद में, आई मिस दैट। सो आई थिंक एंड की काफी सारी नज़में जो हैं, अस्तित्व नाम की भी एक है, आप ही के प्रकाशन के नाम की एक नज़्म भी है अंदर। तो आई थिंक वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस पे बात करती है आपके, कि आपके अस्तित्व की क्या एक अहमियत है। सो आई थिंक काफी हैं। अगर अस्तित्व और बैराग, आई थिंक मैं इन दोनों को कहूंगा कि वो रीडर्स पढ़ें तो उनको करंट सिचुएशन पे काफी कुछ उनको ध्यान में आएगा। जी। सर, आपने हिंदी और उर्दू को इतने डिफाइनली उसको एक्सप्रेस किया है। आप अगर कुछ टिप्स देना चाहिए कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हाँ, आई थिंक मैं बताना चाहूंगा कि मैंने उर्दू, मुझे लिखना नहीं आती। मैंने 3 बार कोशिशें की हैं, पर मैं हर बार मेरी कोर्स छूट जाता था बीच में, और पढ़ भी नहीं पाता, मैं लिख भी नहीं पाता। पर मेरी वोकैबलरी उर्दू की अच्छी है, मैं उसमें बात कर सकता हूँ, मैं वर्ड्स यूज कर सकता हूँ बीच में। आई थिंक वो खूबसूरती है उर्दू की कि बस कुछ वर्ड आप कह नहीं सकते कि क्या है, बस वो अच्छा लगता है। उसकी कौन सी बात है, तुम में ऐसी इतने अच्छे क्यों लगते हो, यू डोंट नो, इट्स इट्स अ शेर। तो आपको पता नहीं कि क्यों है, बट वो उर्दू की खूबसूरती है, वो सबको पता ही है, वो एवरीबडी नोज दैट उर्दू इज अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज। उर्दू देखा जाए तो अपनी खुद की भी लैंग्वेज नहीं है, वो 70% हिंदी और 30% अरेबिक है। सो वो दोनों का मिक्सचर करके एक लैंग्वेज बनाई गई है। वो 70% हिंदी ही है एक्चुअली में वो। तो हिंदी एंड उर्दू अलग हो ही नहीं सकते, क्योंकि उर्दू का 70% इज हिंदी ऑलरेडी, जो 30% है वो अरेबिक है। तो इट्स लाइक दैट। सो पढ़ा मैंने है, रेख्ता करके एक वेबसाइट है, रेख्ता.org, रेख्ता फाउंडेशन है, उनका फेस्टिवल भी होता है जैसे रेख्ता दिल्ली में। तो मैं हर रोज ऑलमोस्ट वो वेबसाइट पे जाता हूँ, और जो भी वर्ड नहीं समझ आता उस पर क्लिक कर उसका मीनिंग आ जाता है। ऐसा नहीं कि एक दिन में वो मीनिंग याद रह जाता है, वो आप पढ़ते रहते हैं, उसके बारे में हम सीखते रहते हैं, तो फिर आपको समझ आता है कि नहीं अब इसको यूज किया जा सकता है। काफिये बिठाने हैं तो काफिये भी वहां से सीख सकते हैं। सो आई थिंक अगेन द थिंग इज ऑफ रीडिंग। आप ऐसा नहीं कि मैंने उर्दू सीख ली, आप ग्रामर सीख सकते हैं, आप मुझसे ग्रामर सीख सकते हैं, व्याकरण सीख सकते हैं, लेकिन वर्ड्स कहाँ से लेके आएंगे स्टिल। तो उसके लिए पढ़ना तो बहुत, आप जितना लिटरेचर पढ़ेंगे, आप शेक्सपियर को पढ़ेंगे, आप
फ्रांस काफ्का को पढ़ेंगे, मुंशी प्रेमचंद को पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा यार ये सब भी तो वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं। तो वो आप वर्ड्स उनसे सीखेंगे। ग्रामर तो आप स्कूल में भी सीख सकते हैं, वरना हर कोई राइटर होता है क्योंकि सबने इंग्लिश पढ़ी है, हिंदी पढ़ी है, व्याकरण। सो आई थिंक द मोर यू रीड इज द बेस्ट यू डू। ओके सर। तो सर इनमें से आपका फेवरेट ऑथर कौन रहा होगा जिसकी बुक्स आप कंटिन्यूस पढ़ते हैं या पढ़ना प्रेफर करते हैं? नज्मों की बात करें तो गुलजार साहब। बाकी वैसे मैं सबसे ज्यादा कोई राइटर जो जिसके पास मेरे पास किताब है वो रस्किन बॉन्ड है। रस्किन बॉन्ड की मेरे पास ऑलमोस्ट 15 to 20 बुक्स सिर्फ उनकी हैं। वो बेसिकली इसके लिए क्योंकि वो माउंटेन्स पे लिखते हैं, वो वहीं रहते हैं। सो मैं उनसे रिलेट ज्यादा करता हूँ, तो वो ज्यादा नॉवेल्स लिखते हैं या फिर एनेक्डोट्स होते हैं उनकी लाइफ के। एंड मुंशी प्रेमचंद की मेरे पास काफी नॉवेल्स हैं। एंड पोएट्री में आई हैव मेनी। मीराबाई से आई हैव, देन आई हैव मेनी मेनी गुलजार, अहमद फराज, जॉन एलिया। ऐसी किताबें भी हैं जो जिसमें ऑलमोस्ट कलेक्शंस हैं नज्मों के या गजलों के। देयर आर मल्टीपल राइटर्स हैं, ऑलमोस्ट 100 गजल है तो 100 राइटर्स भी हैं उसमें। सो देयर आर मेनी। दुष्यंत कुमार इज वन ऑफ अ फेवरेट। सो आई थिंक देयर आर मेनी एट द मोमेंट व्हिच आई कैन सजेस्ट। थैंक यू सर। मैं जानना चाहूंगी सर, राइटिंग की शुरुआत आपने कैसे की, कब हुई और किस तरीके से हुई? हाँ, मेरे को आई वुड मैं एक फ्रेंड को याद करना चाहूंगा जो मेरे टच में नहीं है फिलहाल। आई होप वो देखें तो ही कैन कम बैक टू मी ऑन सम टाइम। मोइन वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन, हम कॉलेज में थे। तो उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया था शायरी के तौर पे। मतलब उसने मिर्जा गालिब की सबसे पहली शायरी सुनाई थी कि उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। तो वो पहली शायरी आई रिमेम्बर उन्होंने मुझे पढ़ के सुनाई थी। सो आई थिंक ही वाज द वन हु इंट्रोड्यूस मी टू शायरी। एंड दारजी, जैसे मैंने बोला, ही इंट्रोड्यूस मी टू नॉवेल्स एंड रीडिंग। उन्होंने मुझे रीडिंग की तरफ भेजा था कि आप इनको पढ़िए। तो उन्होंने मेरे को शॉर्ट स्टोरी की किताब दी थी मुंशी प्रेमचंद की। उनकी छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज थी, 5 5 6 6 पेजेस की, कुछ 10 पेजेस की। ईदगाह आपने भी पढ़ी होगी बचपन में, and काफी सारी, पूस की रात। तो उन्होंने तब मेरा रीडिंग का एंड राइटिंग का तब से स्टार्ट हुआ, बैक इन 2014। इसके लिए मैं 10 years कहता हूँ क्योंकि 2025 में हम लॉन्च कर रहे हैं एंड 2014। सो इसके लिए वो 10 years का पूरा एक डेकेड है, पूरा एक दशक है जिसमें ये पूरी प्रोसेस चली है जी। ओके सर। तो सर आपकी फर्स्ट बुक के बारे में जानना चाहूंगी, उसके बाद आपका कैसा रहा रिएक्शन और कैसे आपको महसूस हुआ और कैसे वो मोटिवेट किया कि आपको आगे भी और भी लिखना चाहिए? हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि ये बुक लिखने से पहले और दो किताबें मेरी ऑलरेडी पाइपलाइन में है ही। एक किताब है जिसका नाम है आबशार ए गजल। आबशार मीन्स वाटरफॉल, मीन्स अ वाटरफॉल ऑफ पोइट्री यू कैन से। तो उसमें जो है सिर्फ गजलें हैं सारी, ऑलमोस्ट 70 to 80 गजल्स उसमें भी आने वाली हैं। और उसमें हर गजल के साथ कोई ट्रांसलेशन नहीं है, ना ही कोई स्केच होने वाला है। उसके साथ मेरे लाइफ का एक एनेक्डोट रहेगा, एक किस्सा रहेगा जो उस गजल से रिलेटेड है, ताकि मैं चाहता हूँ कि लोग, क्योंकि गजल के आप कोई भी किताब देखेंगे ना तो सीधा एक के बाद एक के पेज पे गजल लिखी हुई होंगी। तो आपको समझ नहीं आता कि भाई राइटर ने किस माइंडसेट में ये चीज लिखी है। तो मुझे उसमें कुछ हटके करना था, तो मुझे ऐसा था कि अब मैं इसको एक एनेक्डोट देता हूँ, लाइफ की स्टोरी देता हूँ, ताकि लोग उससे भी रिलेट करें और गजल से रिलेट करें और पूरी तरीके से उसको रिलेट कर पाए। सेकेंड बुक जो है वो है अंडर द देवदार्स, जो एक टाइटल, एक टेम्पररी टाइटल है, जो मेरे भी मेमोइर्स हैं या फिर मेरी जो भी यादें हैं, जो भी मेरी फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स द माउंटेन्स, जो मेरी महसूसियत है वहाँ पे, उसको डिस्क्राइब करेगी। क्योंकि रस्किन बॉन्ड को मैंने इतना पढ़ लिया था तो मुझे लगा मुझे भी अपना कुछ लिखना है, मैं उनको सिर्फ पढ़ता हुआ नहीं देख सकता, मुझे खुद का भी कुछ लिखना है। तो फिर मैंने डिसीजन लिया, तो ऑलमोस्ट 200 पेजेस का मैं उसका सोच रहा हूँ, विच कुछ मैंने 140 150 पेजेस अचीव कर लिए हैं। तो एडिटिंग के बाद फिर और कुछ करेंगे। सो होपफुली दिस ईयर या फिर नेक्स्ट ईयर तक हम करेंगे, एंड होपफुली आप ही के साथ करेंगे जी। ओके। तो सर आपके हिसाब से मतलब आपका फेवरेट पार्ट कौन सा रहा है बुक के लिए? ड्राफ्टिंग रहा है, एडिटिंग रहा है, या फाइनल टचेस देना रहा है आपकी पोट्रीज को? आई थिंक जो फेवरेट पार्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस की हम बात करें तो इट वॉज मोर ऑफ द एडिटिंग पार्ट एंड द एडिटिंग पार्ट। क्योंकि एडिटिंग के वक्त मैं काफी अपनी पोइट्रीज के पास वापस गया, क्योंकि वेरी ऑनेस्टली तब तो क्या था कि मेरी डायरी में लिखी हुई है मैंने। तो मैं ऐसे सिर्फ जब कंपाइल करनी थी तो मैंने तो सिर्फ कॉपी पेस्ट मारी थी कि वो नंबर लेके जाना है 100 तक एंड एवरीथिंग। तो थी तो वो 150 प्लस, फिर मैंने एडिट करके 101 तक उसको लेके आया। सो तब मैंने एक्चुअली गो थ्रू की सारी पोइट्रीज रखी हैं। तो तब मैं भी वापस गया उस वक्त में कि हाँ यार ये तो मैंने लिखी है। और कुछ कुछ तो पढ़ के सेल्फ डाउट भी होता है कि मैंने ही लिखी है क्या, ये मतलब ये मेरी लिखी हुई है, मैंने ही लिखा है ये। ऐसा कि नहीं 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 तुमने ही लिखा है। तो
आई थिंक बहुत गहराई में आप खुद की गहराई को वापस से देखते हैं, जो शायद आप उससे बाहर निकल आते हैं। शायद आप अपनी रोजिंदा जिंदगी में, अपनी जॉब्स में, अपने काम में इतना ज्यादा आप जब मशरूफ हो जाते हैं, इतना बिजी हो जाते हैं, आप शायद खुद भूल जाते हैं कि आपके अंदर इतनी गहराई है। आप खुद उससे वंचित रह जाते हैं। तो आई थिंक जब आप वापस जाते हैं, तो आपको एक कॉन्फिडेंस जो आपने, मतलब कॉन्फिडेंस फिर से आता है कि नहीं, हम ने इतना लिखा है, इसको लेके भी आना है, और भी बहुत कुछ लिखना है, और अपने आप को नेग्लेक्ट नहीं करना है, अपने आप को इग्नोर नहीं करना है। सो आई थिंक ये प्रोसेस इज वेरी ब्यूटीफुल, एंटायरली वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू सर। तो सर, आप जैसे कि आप आर्किटेक्ट है, तो आपका आर्किटेक्ट जो फील्ड है उसने कैसे शेप किया आपकी पोर्ट्रीज लिखने में? आई थिंक उसने फंडिंग अच्छी कर दी पब्लिशिंग के लिए। आई थिंक ये उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरे ख्याल तक, कि उसने फंडिंग अच्छे से कर दी कि हम पब्लिश कर पाए, आपके साथ इवेंट कर पाए, एंड वी आर एबल टू स्पेंड मनी ऑन द राइटिंग, ऑन द थिंग। एक मैं ये भी चीज कहूंगा कि आर्किटेक्चर इन द सेंस, अभी बीइंग अ राइटर, आई एम डिजाइनिंग अपार्टमेंट्स एंड हाई राइजेस एवरीथिंग, पर वो एक आयरनी भी है, क्योंकि हमें लगता है ये डिब्बे क्या बना रहे हैं हम लोग, भले हम वही डिजाइन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो सेंसिटिविटी हर जगह आती है। आप देखते हैं कि बढ़ते दाम भी हैं, अगर कोई बिल्डर एक्सप्लॉइट भी कर रहा है किसी बायर्स पे, एवरीथिंग सो है। तो मैंने रियल एस्टेट पे भी गजलें लिखी हैं, पोइट्री लिखी, तो इस किताब में नहीं है, पर वो नेक्स्ट में दिखाई देंगी कहीं ना कहीं। तो वो सब चीजें, सेंसिटिविटी आती है, वो हर जगह आ ही जाती है। जैसे कहूँगा, आर्किटेक्चर ने मुझे टाइम दिया है ज्यादा। आई थिंक आर्किटेक्चर से ज्यादा मुझे अपने बिजनेस ने टाइम दिया, क्योंकि आर्किटेक्चर तो मैं इससे पहले भी करा था। मैंने 7 years जॉब करी, फिर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो आई थिंक फिलहाल के मेरे फेज ने मुझे टाइम दिया कि मैं अपने एक जो एक क्रिएटिव माइंड को एक फ्रीडम चाहिए ही चाहिए, नो मैटर व्हाट, आप कुछ भी कर लो। तो आई थिंक दैट वे इट हेल्प मी टू कीप माई माइंड मोर फ्री। आई थिंक दैट्स हाउ इट हेल्प। तो सर, आपकी राइटिंग में सबसे टफ पार्ट आपके लिए क्या था? सबसे हार्ड क्या लगा था आपको लिखने के लिए? आई थिंक हार्ड राइटिंग में ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि राइटिंग में कभी कोई क्वेश्चन पेपर नहीं रहा है कि कुछ ने कोई टफ सवाल कर लिया और मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। वो हमेशा अपनी मर्जी से ही लिखा है मैंने। तो मुझे नहीं लगता कुछ टफ पड़ गया मुझे। आई थिंक लिखना टफ नहीं होता, आपका वक्त टफ हो सकता है, आपका आपका समय टफ हो सकता है। तो शायद आपको लिखना भी टफ लगे, कि आप जो लिख रहे हैं वो आपसे लिख पा रहे हैं, नहीं लिख पा रहे हैं, या फिर आई थिंक समय टफ होगा तो आप बेहतरीन लिखोगे। और एक टफ ऐसा वक्त होता है जब आपको लिखना है, लेकिन आसपास के लोग आपको लिखने नहीं दे रहे, तो तब आपके लिए टफ होता है। सो आई थिंक किसी चीज को लिखना, आई थिंक टफ नहीं, आपके सराउंडिंग्स ज्यादा मैटर करता है, और उस वक्त आपका वक्त क्या है। सो आई थिंक कभी लिखना कभी टफ रहा नहीं है एज सच। तो सर, कंटिन्यूअसली उसी चीज को लिखते रहना, कभी कभार हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, हम स्टक हो जाते हैं, हमें नहीं पता कि आगे क्या करना है और चीजें किस दिशा में जा रही है। तो वो डिमोटिवेशन से कैसे हम खुद को बाहर निकाल सकते हैं, या आपने कैसे किया? आई थिंक खुद के साथ सब्र रखना बेहद जरूरी है। खुद के साथ पेशेंट रहना बहुत जरूरी है। हम खुद को पिन ना करते रहें, क्यों नहीं लिख रहे, क्या नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा, क्यों डिमोटिवेट हो रहे हैं। आई थिंक हमें मैं ये देखना होगा कि हर वक्त आप ना हर वक्त 100 की स्पीड पे नहीं चल सकते, कभी आपको 20 पे भी आना पड़ेगा। और वो 20 पे इसके लिए आ रहे हैं ताकि आप एनर्जी गैदर कर रहे हैं, आप वापस 100 पे जा सके। तो 20 is not wrong. Your mind is taking time to conserve your energy, to calm your thoughts. फिर से आप वापस 100 पे जा सके। सो आई थिंक वो डीमोटिवेशन में ऐसा है कि आप आप या तो पढ़ें ज्यादा, या तो अपने साथ पेशेंट रहे, खुद को ज्यादा टोके ना, खुद को ज्यादा परेशान ना करें, लेट इट। पर खुद को ज्यादा समझें कि कोई बात नहीं, ये कोई ऐसा कोई कार्य नहीं रह गया है जो मुझे दुनिया के लिए करना ही करना है, जो मुझे सुबह उठ के करना ही करना है। इट इज नॉट लाइक रीडिंग अ न्यूज पेपर कि मेरे को सुबह उठ के लिखना ही लिखना है, मुझे सुबह उठ के पढ़ना ही पढ़ना है। ये कोई वो टास्क नहीं है आपका कि आपको कहीं पहुंचना ही पहुंचना है। तो जब आ रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट करें, नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, कोई रेस नहीं है कि सब पहुंच जाएगी, वो राइटर बन गया तो मुझे भी राइटर बनना है। आपका वक्त आएगा, आपको होना ही होना है। सो आई थिंक द की टू बी नॉट टू बी डिमोटिवेटेड इज टू बी पेशेंट विद योरसेल्फ। खुद को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। या तो सर, ऐसा कोई वक्त जिस जिस वक्त पे आप इन जनरल बहुत सारी कविताएं आपकी उसी वक्त, ये दिन का कोई ऐसा वक्त हो जिसमें आपको लगे कि हाँ, ये वक्त मेरा है और ये सिर्फ मैं कविताओं को देने वाला हूँ? I think शनिवार की दोपहर is most of that time and today is Saturday you can say and Sundays you can say. I think जब आप पे कोई प्रेशर नहीं होता ना, जब आप पे कोई टास्क नहीं होता आपको, तब योर माइंड कैन वॉन्डर मोर फ्रीली।
तो आई थिंक मुझे एक मैं कहूँ कि नज़्में मुझे दोपहर में मैंने ज़्यादा लिखी हैं, अगर मैं ओवरऑल मैं रिकॉल करूँ अगर, तो मैंने दोपहर के टाइम में ज़्यादा, क्योंकि एक अलग-सा शांति होती सन या तो रात में, आफ्टर 11-12 एएम व्हेन एवरीबॉडी हैज़ स्लेप्ट। सो मैंने हार्डली कोई नज़्म शाम में लिखी होगी या फिर सुबह में तो बिल्कुल ही नहीं लिखी होगी। आई डोंट थिंक मैंने सुबह उठ के मैंने कुछ लिखना स्टार्ट कर दिया। सुबह तो बिल्कुल ही नहीं। आई थिंक दोपहर एंड शाम। आई थिंक द मोस्ट रिलेटेबल थिंग इज़ सन्नाटा। जितनी खामोशी होगी, जितनी आस-पास खामोशी होगी, उतना ज़्यादा बेटर एटमॉस्फियर होगा लिखने के लिए। यस। तो सर ऐसा लाइक व्हाट वाज योर द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग यू लर्न व्हाइल राइटिंग? आप लिखने के वक्त ऐसी क्या चीज है जो बहुत सरप्राइज की होगी आपको ओके। किसी चीज के बारे सरप्राइज़ आई में? थिंक जी। आई थिंक होता क्या है, जब वो पहला थॉट आता है ना, तो आप उसको लिखना शुरू करते हैं, एक लाइन, कोई भी एक लाइन, कोई भी जैसे गर्मी की शाम या फिर इस शाम में। तो आपको ये नहीं पता कि हर नज़्म के लिए ये कॉमन है। ये ऐसा नहीं कि एक नज़्म में सबसे ज़्यादा सब, ये हर नज़्म में ये सरप्राइज़ होता है, हर राइटिंग में ये सरप्राइज़ होता है, चाहे वो प्रोज़ हो, गज़ल हो, नज़्म कुछ भी हो। मेरे लिए वो हर राइटिंग में, चाहे वो ज्ञानगन हो। मतलब आपको एक चीज़ मेरे ख्याल तक हर एक को ये नहीं होता कि पहले लाइन के बाद वो एंड कहाँ होने होगी, यू नेवर नो। जब आप लिखना स्टार्ट करते हैं, उसके बीच में पहुँचते हैं और ख़्याल को जब आप आने देते हैं, जब हम लिखते-लिखते अंत तक पहुँचते हैं, तब आपको पता लगता है अरे यार, ये चीज़ें तो अपने अंदर दफ़न थी ही, पर हमने लिखी नहीं। तो आई थिंक ये हर बार का सरप्राइज़ है, जितने आप उसे बाहर निकालेंगे, अपने थॉट को रिस्पेक्ट करेंगे, दफ़न से बाहर आएगा। सो आई थिंक इट्स अ सरप्राइज़ ऑफ एवरी टाइम। या थैंक यू सर। अब सर नाउ आपकी बुक अभी लाइव हो चुकी है, रिलीज हो चुकी है, तो मैं आपकी पब्लिशिंग जर्नी जानना चाहूंगी। क्या सर्च आप कैसे सर्च किए, क्या पार्ट आपको सबसे मुश्किल लगा वेबसाइट खोजने में, या क्या चीज आपको सबसे खूबसूरत लगी पब्लिशिंग की जर्नी में? ओके। तो सबसे पहले मेरा एक ऑनेस्टली मेरा एक ये था कि मुझे पब्लिश करवाना है ट्रेडिशनल पब्लिशर्स से। जैसे पेंगुइन हो गया या फिर जैको बुक पब्लिक हो गया, मैकॉलन हो गए। तो उनके पास मैंने ईमेल्स भेजे। तो एक्चुअली बुक लास्ट ईयर रिलीज़ होता थी, कि बुक एक्चुअली तैयार लास्ट फ़रवरी से है, पर 1 साल बाद आई है। ये बहुत 1 डेढ़ साल से तैयार पड़ी है बुक बिल्कुल ही। तो एक पब्लिशिंग में मुझे ऐसा था कि एक जो ट्रेडिशनल पब्लिशर के पास जाना था, पर मैंने ईमेल्स भेज के रखे थे, मैंने 6 महीना वेट करा, किसी से कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैं मिला लोगों से, ट्रेडिशनल पब्लिशर से, काफ़ी बड़े लोगों से मिला, डायरेक्टर्स से मिला एंड एवरीवेयर, अहमदाबाद में मिला उनसे, दिल्ली में भी बात की, लिटरेरी एजेंट से बात की मैंने। सो दे वर मोर लाइक कि पोएट्री कौन पढ़ता है, एंड आजकल तो आप तो सेल्फ हेल्प पे रखिए, मनी मिंटिंग पे लिखिए ना, शेयर मार्केट्स पे लिखिए, लोग उसको पढ़ेंगे। या तो कोई मर्डर मिस्ट्री लिख दो यार, लव स्टोरीज भी नोबडी रीड्स। हालाँकि पोएट्री नोबडी फाइंड्स, कि वो गुलजार साहब बिक रहे हैं, अभी नोबडी इज़ गेटिंग सोल्ड आउट राइट नाउ। सो देन आई थॉट आई हैव टू मूव टू सेल्फ पब्लिशिंग। सेल्फ पब्लिशिंग एक सबसे खूबसूरत बात है, आपके हाथ में उसकी पावर है पूरी की पूरी, कि आप किस तरीके से उसको रिलीज करना चाहते हैं, किस तरीके से उसको बनाना चाहते हैं। सो आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन, कि आप सेल्फ पब्लिशिंग कहते हैं। तो तब मेरी वेबसाइट मैंने देखना स्टार्ट की कि कैसे करना है। बीच में एक डिसीजन पे मैं अटका था कि हिंदी को जो नज़्में हैं वो देवनागरी स्क्रिप्ट में रखेंगे या फिर रोमन हिंदी में। तो मुझे ऐसा था कि देवनागरी लोग पढ़ना जानते हैं, जैसे आपकी तरफ छत्तीसगढ़ में तो खैर काफ़ी हिंदी पढ़ते हैं लोग एवरीडे, गुजरात में नोबडी रीड्स हिंदी एज़ सच, और पढ़ भी रहे हैं तो स्पीड स्लो हो गई, काफ़ी लोगों की, जेन ज़ी की भी स्पीड स्लो हो चुकी है। तो मुझे काफ़ी टाइम तो इसमें लगा कि उसको हिंदी नज़्मों को देवनागरी में रखना है, रोमन हिंदी में रखना है। तो फाइनली वी टूक द डिसीजन टू गो फॉर रोमन हिंदी। फिर वो वेबसाइट स्टार्ट की एंड कंपैरिजन्स किए, प्लान्स वगैरह, सर्विसेज़ एंड एवरीथिंग। सो काफ़ी आपके डायरेक्टर विक्रम जी से भी 2-3 बारी मेरी बात हुई एंड एवरीथिंग। सो आई थिंक उसके बाद भी फाइनली आई थिंक आई टूक अ बेस्ट डिसीजन टू पब्लिश विथ अस्तित्व प्रकाशन, एंड द डिसीजन हैज़ बीन वेरी परफेक्ट टू पब्लिश इट विथ यू। थैंक ओके, थैंक यू सर। सर एनी फ्यूचर प्रोजेक्ट जिसके लिए आप एक्साइटेड हो? क्योंकि आपकी बुक मैंने भी पढ़ी, 3 से 4 कविताएं जो वाकई कनेक्ट कर गई। तो एनीथिंग सर जो जिसके लिए मैं एक्साइटेड, मैं तो एब्सोल्युटली बहुत एक्साइटेड हूँ, बट जिन प्रोजेक्ट के लिए आप भी एक्साइटेड हो? या आई थिंक द मोस्ट रीसेंट, आई थिंक मैं इसी बुक का मैं एक ऑडियो मैं 101 में से 36 क्यूरेटेड नज़्म्स जो है मैं अमेज़न म्यूज़िक, एप्पल, स्पॉटिफ़ाई वर्ल्ड वाइड में रिलीज़ करने वाला हूँ मार्च में ही, जिसकी मेरी ऑलरेडी तैयारी चल रही है। तो वो 12 एपिसोड्स होंगे, हर एक एपिसोड में 3 नज़्में होंगी। सो एपिसोड के नाम लिखेंगे, 3 नज़्में यादों की, 3 नज़्में मोहब्बत की, 3 नज़्में पहाड़ों की। तो इस तरीके से 12 एपिसोड्स आने वाले हैं नेक्स्ट इसी बुक के ही। तो उसमें मैंने ही अपनी आवाज़ दी है, और
पीछे अच्छा सा, we have took a very good background music with a pianist as well. So that is coming up in March. First of all, Guldasta Nazm के नाम से ही I am bringing an entire 36 Nazm का 12 episode I am bringing. Another is another song, my first original song I am bringing. It's called Pind Di Kudi. It's like a village girl. So that has been written by me and composed and sung by me, which is soon going to be launched by March ending as well. That is also in pipeline. ये हुए बिल्कुल रीसेंट जब आने वाले हैं क्रिएटिव वर्क्स में. बाकी मैंने किताबें जो मैंने आपको 2 बताई, आबशार गजल और अंडर द देवदास, those are my most literary में those are my most upcoming works. आई थिंक आबशार गजल पहले आएगी जहां तक मुझे लग रहा है, फिर वो भगवान जाने, शायद कोई भी पहले आ जाए, शायद कोई चौथी ही पहले आ जाए, वी डोंट नो कब आएगी, आई डोंट नो. आई थिंक विंटर्स में आई एम प्लानिंग, आई थिंक टुवर्ड्स द विंटर आई विल मेक अनदर रिलीज. हाँ, एक कॉफिटेबल बुक हम लेके आ रहे हैं आप ही के साथ, विच आई एम ऑलरेडी इन टच. शेरो तस्वीर नाम की कॉफिटेबल बुक है जो मैंने 1.5 साल पहले कंप्लीट कर दी थी. उसका कभी ISBN कभी रिलीज नहीं किया था उनको. इट्स अ पोएट्री एंड पिक्चर्स बुक बेसिकली. तो स्ट्रीट फोटोग्राफी जिसके साथ पोएट्री अटैच्ड है. So that maybe I'm bringing soon in March as well. That is also a literary thing. Yeah. Thank Okay, you. sir. I'm really excited. I'm really excited for it. Thank you so much. And Thank you so much, sir. आपके साथ बात करके मुझे और हमें बहुत चीजें जानने के लिए मिली. बहुत खूबसूरत से पल हमने शेयर किए. और थैंक यू सो मच. मैं आगे आपसे दोबारा मुलाकात करना चाहूंगी यहीं पे. और आपके बुक के लिए मैं बहुत एक्साइटेड रहूंगी. थैंक यू सो Thank मच you एंड हैव so अ much. नाइस. Thank you so much for the beautiful conversation and the beautiful questions you have asked and being such a good listener as well. Thank you. Thank you.